मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। 12 लोग फांसी और उम्र कैद की सज़ा से बरी हुए। करीब 19 साल बिना जमानत जेल में रहने के बाद बरी होने की खुशी, क्या वाकई में इंसाफ की जीत हो सकती है या सिर्फ चांस की बात है कि इनका केस किसी ऐसे जज की नज़र से गुजर गया जिसकी नज़र में इंसाफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। सिर्फ चांस की बात लगती है, क्योंकि जब 2015 में इन्हीं 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा दी गई, वह भी तो अदालत थी। आतंकवादी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से बनाई गई विशेष अदालत, जिसे मकोका कोर्ट कहते हैं। 8 साल तक वहां पर ट्रायल चली मकोका कोर्ट में। इन सभी 12 के नाम भी है और नाम भी बताने ज़रूरी है कि जब ये गिरफ्तार नहीं किया गया होगा तो इन्हीं नाम के कारण बहुत से लोगों ने यकीन कर लिया होगा, खासकर उन लोगों ने जो हर बहस में एक बेईमानी खुलेआम करते हैं। सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? कोई ये नहीं कहता कि हर बार मुसलमान ही आतंकवाद के आरोप में क्यों फंसा दिया जाता है। कभी आपने किसी को कहते सुना है कि आतंकी केस में मुसलमानी क्यों फंसा दिए जाते हैं? 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में 7 धमाके होते हैं। 177 लोग मारे गए, 800 से अधिक घायल हुए। इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन इंसाफ के नाम पर किसी का गला घोट दिया गया था। क्या इसी वजह से कि 12 लोग मुसलमान थे? कमल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैजल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान रशीद, आसिफ खान, बशीर खान, तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शफ़ी शेख, मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद, मुज़म्मिल अताउर रहमान शेख, सोइल महमूद शेख, मुज़म्मिल अताउर रहमान शेख, ज़मीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख, सब के सब बरी हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल एस किलोर, जस्टिस श्यामचंद ने बेंच में इसकी सुनवाई की गई थी। मकोका कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले साल जुलाई से लेकर जनवरी के अंत तक कोर्ट में सुनवाई चली और 5 महीने के बाद अब फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच ने इस केस को कितनी गंभीरता से सुना होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 बार बेंच की बैठक हुई। कितना मौका दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने? 4550 पेजेस बनाने में लगी थी महाराष्ट्र की ATS को, और जो फैसला आया है वही अपने आप में 670 पेजेस से अधिक पन्नों में है। इस मामले में 250 गवाहों को सुना गया। 92 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए। 179 खंडों में दस्तावेज है जिन्हें पढ़ा गया। मकोका कोर्ट ने आखिर क्या देखा कि फांसी की सज़ा सुना दी, और फांसी की सज़ा भी 2000 पेजेस के पन्नों पर लिखी गई। 9 साल की सुनवाई के बाद मकोका कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला न्याय प्रक्रिया पर कितने गंभीर सवाल खड़ा करता है। 19 साल तक जेल में रहना पड़ा है इन 12 को। आप यकीन करेंगे 44,550 के दस्तावेज जुटाए गए और एक भी काम का सबूत नहीं मिला जिसे इन 12 का अपराध साबित किया जा सके। एक भी नहीं तो क्या पुलिस बैठकर किसी में एक भी सबूत नहीं मिला तो क्या पुलिस बैठकर तुर को जेल में डालकर 4550 दस्तावेज बनाने में लगी थी। इसी प्रक्रिया पर अलग से किताब लिखी जानी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए कि 12 मुसलमानों को जेल में डालकर कैसे सबूत ना होते हुए भी पुलिस केस बनाने के लिए 44,550 के दस्तावेज जमा करती है और उनमें से एक भी काम लायक सबूत नहीं निकलता जिससे इनमें से किसी एक का भी दोष साबित हो। सभी 12 के बरी हो जाते हैं, कोर्ट ने कहा है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो यह संतुष्ट करता हो कि 2006 के बम धमाकों में इनमें से किसी की भी भूमिका थी। क्या इतना आसान है किसी को उठाकर आतंकी केस में 18 साल 19 साल तक जेल में डाल देना? सदा से पहले उन आतंकवादियों को आतंकवादी बना देना। आगे बढ़ने से पहले हम उन वकीलों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस केस को लड़ा है। आसान नहीं होगा इनके लिए। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी वकालत में इसी तरह के केस लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस मुरलीधर, नित्या रामकृष्णा, एस नागमोटो, युग मोहित चौधरी, आयुषी रॉय, गौरव भवनानी, आदित्य मेहता, हसन निजामी, स्तुति रॉय, इशरत अली खान। आतंकी मामले में जनता के बीच माहौल बनाया जाता है, सांप्रदायिक बातों से उसका खून गर्म कर दिया जाता है। वकील पीछे हट जाते हैं, फरमान देने आ जाते हैं, इनका केस कोई नहीं लड़ेगा। दोष साबित होने से पहले ही आतंकवादी करार दिए जाते हैं। ऐसे माहौल का दबाव बन जाता है, इस तरह से बनता है कि वकील भी सामने नहीं आते। आप उस वक्त ज़रा संदेह जता दे तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। गोदी मीडिया आपको आतंकी देशद्रोही साबित कर देगा कि माहौल से लड़ते हुए भी युग मोहित चौधरी और नित्या रमन जैसे वकील किसी की आवाज़ बनने के लिए आगे आते हैं। एस मुरलीधर ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द दिल्ली कोर्ट में जज रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई अपने लिए चुनते हैं। 1 अक्टूबर 2006 की रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। पीटीआई के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है। उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर एएन रॉय का बयान है, जिनमें 15 में से 12 को गिरफ्तार किया गया। उनकी सीधी भूमिका हमने एस्टैब्लिश कर दी है। एएन रॉय ने तब कहा था, द प्रोब वॉज द ब्यूटीफुल पीस ऑफ हाईली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में बता देता हूँ, पुलिस की जांच स्तरीय पेशावर जांच का एक खूबसूरत उदाहरण है। बताइए, मुंबई का पुलिस कमिश्नर ये बात कह रहा है, कितनी सफाई से इन्हें पदों पर बैठे लोगों ने झूठ बोला जाता है और किसी की ज़िंदगी को सूली पर चढ़ा देते हैं। आज खूबसूरत पेशेवर जांच के खूबसूरत नमूने का हम सब हश्र देख रहे हैं। फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी और कमल अंसारी का नाम लेकर एएन रॉय ने कहा था, यह तीनों प्राइस कैचेस है, यानी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। यानी इन्हें क्रैक करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी, टेरा की ट्रेनिंग मिली थी कि जांच करने वालों को कैसे गुमराह करना है, उनकी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देना है। सिमी लश्कर तैयबा से लेकर आए थे, लश्कर तैयबा से लेकर सबका नाम लिया गया और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर में इनकी ट्रेनिंग हुई है। मोहम्मद माजिद के बारे में कहा गया कि लश्करी तैयबा ने ट्रेनिंग दी है। कमल अंसारी को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया। इतनी सारी बातें एक पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने बता रहा है। 7 धमाकों के असर में मुंबई से लेकर पूरा देश बदहवास हो गया था। पुलिस की हर बात पर यकीन करने लगा। लेकिन यह पुलिस कैसी है जो किसी को कहीं पर पकड़ कर लेके आती है और एक सबूत नहीं पेश करती, और एक सबूत भी पेश नहीं कर पाती। इस पुलिस पर इतना भरोसा हम करते हैं। कितनी गिरफ्तारियां और गिरफ्तार हुए लोगों के नाम धर्म को लेकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो पुलिस 19 साल तक किसी को जेल में रहकर एक ढंग का सबूत पेश नहीं कर पाई, इसी लेवल के चालाक अधिकारी है। अक्सर इनकी बात पर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर दिखाता है, चलाता है।
इस बात के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ होती है। क्या इसी के लिए 4550 पेजेस का दस्तावेज तैयार करे, किसी को 19 साल तक बिना जमानत जेल में रखे और एक सबूत ना पेश कर पाए जिसे अदालत को लगे कि इनका दोष है कि इनकी भूमिका है। मुंबई बम धमाकों के आरोप में 19 साल तक जिन 12 लोगों को जेलों में बंद रखा गया, इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी की दुकान थी, किसी का परिवार था। इन सब की जिंदगी तबाह हो गई। इन 19 सालों में आतंकी हमलों को लेकर भारत की राजनीति कितनी बदल गई। लोगों का गुस्सा भड़काया गया, फर्जी कहानियों को लेकर फिल्में बनाई गई, अच्छे अभिनेता उन्हें स्क्रिप्ट पर यकीन किया और लोगों को फिल्में देखकर लगा कि अब बहुत हो गया, देश में बदलाव चाहिए। जबकि बहुत कुछ तो हुआ इन 12 लोगों के साथ। बाकी लोग तो सिनेमा हॉल में अवेयरनेस डे के संवेदनों पर ताली बजा रहे थे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। 12 लोगों के नाम को लेकर समाज के सड़े हुए लोग फैलाते रहे होंगे कि आतंकी केस में मुसलमान का ही नाम क्यों आता है। इसका जवाब भी इसी से मिलता है। इन्हीं नाम वालों को ही पकड़कर क्यों फंसा दिया जाता है। 18-19 साल जेल में रखा गया। क्या कोई डायलॉग अपनी फिल्म में लिख सकता है? और क्या सेंसर बोर्ड इसे पास कर देगा? कभी नहीं करेगा। मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर एएन रॉय का कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। 44,500 पेजेस तैयार करने वालों का भी कुछ नहीं बिगड़ा होगा। नाम वालों की तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्या कोई पूछेगा कि हमेशा मुसलमान ही आतंकी केस में क्यों फंसा दिया जाता है? कोई व्हाट्सएप अंकल अपने ग्रुप में इस डायलॉग को शेयर करेगा। ये केस बता रहा है कि हमारा सिस्टम सड़ गया है, सांप्रदायिक तो हो ही गया है। किसी को भी किसी भी केस में फंसाकर 20-20 साल जेल में रख दिया जाता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ईडी को लेकर कि राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जांच एजेंसी का यही हाल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दिल्ली दंगों में जो आरोप थे, उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मिलन हैदर, खली सैफी इतने वर्षों से जेलों में क्यों बंद है? ट्रायल तक शुरू नहीं हुई। ये नहीं है कि मुंबई बम धमाकों को लेकर इस फैसले से हम कुछ सीख रहे हैं, न्याय व्यवस्था बेहतर हो रही है। ये सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ जैसा है वैसा ही है। लेकिन आज भी बिना ट्रायल के लोग 5-5 वर्षों से जेल में बंद हैं। क्या इन सभी की जिंदगी का कभी वापस मिल सकेगी? जो मोमेंट्स इनके जिंदगी के गुजर चुके हैं, क्या ये मोमेंट्स उन्हें वापस मिल सकेंगे? मुंबई धमाके में जो लोग मारे गए, क्या उन्हें इस बात से इंसाफ मिल जाता है कि किसी बेकसूर को पकड़कर फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था? यही उनकी इंसाफ की बात है। तो फिर यह पुलिस के लोग जनता में क्यों हीरो बनने आते हैं? क्या इसी दम पर पूर्व चीफ जस्टिस SM मुरलीधर ने पुलिस और मीडिया के रोल पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आतंकी मामलों में वह जनता में हल्ला मचाया जाता है और उसी के बहाने पुलिस पहले दोषी मानकर कार्रवाई करने लग जाती है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। आतंकी केस में जांच एजेंसियों ने हमें बुरी तरह निराश किया है। सभी 17 वर्षों से दिलों में बंद है, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आए। आतंकी मामले में जांच की नाकामी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कोर्ट ही इसे सही कर सकती है। शुक्र है हमारे पास SM मुरलीधर जैसे कानून के सिपाही है, जो जज की कुर्सी पर बैठकर किसी के आगे नहीं झुकते, किसी से नहीं डरते, रिटायर्ड होकर भी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जज के पद से रिटायर्ड होने के बाद जब जस्टिस मुरलीधर ने इसी केस में वकील के रूप में वापसी ली, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपनी
डाली समाप्त करते हुए कहा कि कितने साल में जेल में रहने के बाद आरोपी बरी होते हैं, लेकिन इंसाफ तो किसी को नहीं मिला। ऐसे मामलों में आरोपी के साथ साथ परिवार, रिश्तेदार भी सजा भुगत रहे होते हैं। एक बार दाग लग जाने पर समाज भी उनके साथ एकदम क्रूर व्यवहार करता है, कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। यह कोई साधारण फैसला नहीं है जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर पुराने पन्ने पलटने चाहिए। गोदी मीडिया नहीं पलटेगा। अच्छा होता 22 जुलाई के अखबार जब इस खबर को छापे, 12 लोगों की गिरफ्तारी के वक्त की खबरों को भी छापे। उस वक्त पुलिस के बयान और पुलिस के बयान पर बनाई गई हेडलाइंस को भी पहले छापे। मीडिया को भी सोचना होगा कि ऐसे वक्त में पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के बयानों को एक हद से ज़्यादा हवा देनी नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिस वक्त एनकाउंटर किया जाने लगा है, अगर उसी समय की पुलिस की ऐसी आदत हो गई होती, जनता का इस तरह से पुलिस को समर्थन मिल गया होता, तो क्या पता इन 12 बेकसूर लोगों के साथ क्या हो गया होता। जनता इनके एनकाउंटर पर तालियां बजा रही होती। यह लेवल हो गया है इस पब्लिक का। जांच के दौरान हजारों पन्नों की जो कहानियां बनाई गई है, उनका क्या होगा? क्या महाराष्ट्र की एटीएस फिर से जांच करेगी या सच स्वीकार करेगी कि जांच के नाम पर कहानी लिखी गई, कभी जांच नहीं हुई? कुछ तो पुलिस साबित करे, या अब करे। जब साबित ना कर सकी तो अपनी नाकामी को तो स्वीकार करे, कहे कि जांच नहीं हो सकी हमसे, हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने 12 लोगों को पकड़कर 19 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। समस्या तो यही है कि ना तो जांच एजेंसी बदलती है, ना आतंकी नाम पर राजनीति करने वाले सुधरते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।